सो व्हाट्सअप कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू लो एफर्ट वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द हार्श रियलिटी ऑफ परफेक्शनिस्ट आमिर खान। ओके लेट्स गो। एंड देखो, ये जो खान वाला जो हीरा था ना, वो आई गेस काफी समय पहले खत्म हो गया। मे बी 2016 और 17। उसके बाद वो जो एक इमेज थी ना, वो नहीं रही। जो खानवुड की थी वो नहीं रही। देखिए, इंडिया में कई फेमस एक्टर्स हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन एक ही एक्टर है जिन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। अब आप सब जानते हैं कि आमिर सर को लोग परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। आमिर की बात ही कुछ और है, जो पूरी दुनिया जानती है कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट। For him has to be perfect. Amir is a genius, and I also always say that Amir is just a genius. आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। आमिर के साथ परफेक्ट चीज चलती है। आमिर खान को पहले तो बॉलीवुड वाले एक दूसरे को ऐसा कहते ही रहते, इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। और देखो यार, बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। चलो बॉलीवुड छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया में, ठीक है। तो उसमें आमिर खान को परफेक्शनिस्ट कहते हैं ना, मेरे को लग रहा है थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसके कुछ अच्छे वर्क हैं, पर भाई नहीं यार, टक्कर में और भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। अपने जनरेशन का सबसे फाइनेस्ट एक्टर माना जाता है। इनफैक्ट आदित्य धार के पहले पीक डिटेलिंग के लिए आमिर खान को ही क्रेडिट दिया जाता था, और अपनी इमेंस सक्सेस के बाद इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया था, जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट मूवी के स्टार्ट टू फिनिश के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते हैं कितनी इनोवेटिव और क्रिएटिव फिल्में ये बनाएंगे। और उनके प्रोडक्शन हाउस की लेटेस्ट फिल्म निकल के आई है अपने बेटे जुनैद खान को लॉन्च करने की व्हीकल एक दिन। किस्मत की घंटी है सर, फॉर्चून बेल। दुनिया भर से हारे हुए आशिक इसे बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए। चाहे जितनी घंटी बजा ले, तेरा घंटा कुछ होने वाला है। टेक्निकली ये लॉन्च नहीं है, री लॉन्च है। उनको पहले लव्यापा नाम की फिल्म में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो फिल्म प्रशांत किशोर के बिहार कैंपेन से भी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। देखो, लव मूवी मैंने देखी थी। और इफ मुझे इसको 10 में से रेट करना होगा तो मैं इसको 4 रेट करूंगा। क्योंकि देखो, बात पता है क्या थी कि एक्टर्स ने डिसेंट जॉब किया। स्टोरी लाइन में कुछ ज़्यादा कुछ खास दम नहीं था। हाँ, वही बॉलीवुड की जो घिसी-पिटी रहती है। और जो फन फैक्टर था ओके ओके था। यानी देखो, इफ आप देख रहे हो, मैं बोलूँगा वन टाइम वॉच जैसी है। उसमें भी शायद ज़्यादातर लोगों को मज़ा ना आए। तो हाँ, ये मूवी में कुछ खास दम था नहीं। मैंने देखी हुई, ठीक है। इफ मूवीज़ की बात कर रहे हो तो भाई आई एम ऑलवेज़ इन भाई, मैं क्लियर बात बोल देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये थी कि मूवी इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि किसी को याद ही नहीं है। तो अब आमिर खान प्रिटेंड कर सकते हैं कि एक दिन फिल्म से उनके बेटे को ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर निकल के आया, ऑडियंस ने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की कि इस मूवी की हूबहू सिमिलैरिटी एक दूसरी मूवी से है। एक थाई फिल्म है जिसका नाम है वन डे, जिससे ये फिल्म को ऑलमोस्ट सीन बाय सीन लगता है कि कॉपी किया गया है। किस्मत की घंटी है सर, फॉर्चून बेल। दुनिया भर से हारे हुए आशिक इसे बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए। और उसके बाद लोगों ने और हमने डिग करना शुरू किया, और हमें कई ऐसे एग्जाम यार, बॉलीवुड तो ये सालों से करते हुआ आ रहे हैं, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, इसको ना बहुत ध्यान से सुनना। ये चीज़ें कॉपी पेस्ट वाली बॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत पहले से हो रही हैं। पर ये कह सकते हो मास लेवल पे एक्सपोज़ होना कब से चालू हुई? लॉकडाउन की ईरा से। क्योंकि ये वो समय था जब भाई सिनेमास बंद पड़े थे, और तब लोगों ने मुँह उठा के देखा ओटीटी की तरफ। और तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वेट अ मिनट, साला जो हमारे प्लेट में है भाई वो तो बासा है भाई। मतलब तुम भाई क्रिस्टोफर नोलन का वर्क उठा के देख लो, तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअली में सिनेमा क्या होता है। हालाँकि वो जेनर थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड जो जेनर बनाते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है। पर भाई सिनेमा सिनेमा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉलीवुड में अच्छे काम नहीं हुए हैं या फिर अच्छी मूवीज़ नहीं है, हैं। पर बात वही जो इधर बात की गई है कि कॉपी पेस्ट वाला काम वो बॉलीवुड में बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। और जब ओटीटी एक्सपोज़ हुआ, मतलब एक्सपोज़ नहीं, सॉरी एक्सप्लोड हुआ इंडिया में, तो तब जाके लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ओके ठीक है, ये बॉलीवुड का कोई नया नहीं है, बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। और यही एक रीज़न है कि क्यों इफ हम पहले के टाइम से कंपेयर करें, तो बॉलीवुड की ये सब जो घिसी-पिटी जो सेम स्क्रिप्ट रहती थी लव वाली, वेट अ मिनट, हाँ, अब नहीं चलती। क्योंकि अब लोगों को कुछ फ्रेश देखना है, तो इसके लिए वो जाते हैं ओटीटी की तरफ। और हाँ,
ऐसी चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए तो वर्क कर रही हैं। एग्जाम्पल्स मिले आमिर खान की मूवीज में, आमिर खान की मूवी के सीन्स के, गानों के, जो प्री एग्जिस्टिंग मूवीज से काफी सिमिलर थे। तो आइए एक ऐसे एक्टर जिन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, मिस्टर परफेक्शन के नाम से जाना जाता है, उनकी मूवीज की डार्क अंडरबेली को देखते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, आमिर खान आप जानते हैं अपनी जनरेशन के सबसे सेलिब्रेटेड एक्टर्स में से एक है। इनफैक्ट काफी लोग उन्हें अपनी जनरेशन का फाइनेस्ट एक्टर मानते हैं, चाहे वो अपनी रोल के लिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करें, जैसे उन्होंने गजनी में अपने आप को किया था, जैसे उन्होंने दंगल में अपने आप को किया था, चाहे लगान हो जिसमें वेल, जिन्होंने गजनी देखी, मैं उनको एक बार सजेस्ट करूंगा कि जाओ जाके मोमेंटो को देखो। ठीक है, ये पीछे कहीं आपको लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, मोमेंटो एक वो मूवी है जिसने करीबन 7 से 8 मूवी को इंस्पायर किया कि वैसी मूवी बनाई जाए। तो हाँ, जिन्होंने मोमेंटो देखी उन्हें पता लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, मस्ट चेक आउट। ठीक है, वो एक नया स्किल सीखते हैं। प्रोफेशनली एक क्रिकेटर की तरह उन्होंने ट्रेन किया था। अक्षय कुमार जैसे एक्टर जो साल में 25 फिल्में करते हैं, उसके कंपैरिजन में आमिर खान साल में या तो 1 या मैक्सिमम 2 फिल्में करते हैं, ताकि वो अपने आप को कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से डुबा सकें। उनकी फिल्म मेकिंग हैबिट्स भी ऐसी हैं कि भाई उनको कंप्लीट फिल्म चाहिए शूटिंग के पहले। जो फॉर्मूलेक रोल्स होते हैं जो बाकी एक्टर्स करते हैं, उस तरह के रोल्स को आमिर खान रिजेक्ट करते हैं। 3 इडियट्स हो या फिर रंग दे बसंती हो, उन मूवी से उन्होंने कमर्शियल और आर्टिस्टिक सिनेमा दोनों को ब्लेंड किया। और देखिए, ये पार्ट तो सच है, वो जनरली प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं, सिर्फ बैड एस एक्शन हीरो वाली मूवीज नहीं करते, जो एक तरह से सलमान खान ने अपने आप को स्टीरियोटाइप कर लिया है। सलमान खान के बारे में अगर आप बात करें तो इतने बड़े स्टार बनने के बाद पिछले ऑलमोस्ट 15-20 सालों से वो एक ही तरह की मूवी रिपीट करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि वो एक बैड एस एक्शन हीरो है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम कुछ भी उल्टी कर दे, ऑडियंस तो देखने आ ही जाएगी। आमिर खान ने लेकिन एक डिफरेंट पाथ चूज किया है। सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के कंपैरिजन में उनके रोल्स में काफी वैरायटी है। चाहे अंदाज अपना अपना हो जो एक आउट एंड आउट कॉमेडी है, लगान हो जो कि एक हिस्टोरिकल एपिक है, सरफरोश हो जो कि एक ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर है, गजनी हो जो कि एक रिवेंज मूवी है, मंगल पांडे हो जो एक पीरियड ड्रामा है, और 3 इडियट्स हो जो एक स्टोन कोल्ड क्लासिक मानी जाती है। और कौन भूल सकता है जब उन्होंने ट्रांस कम्युनिटी के लिए ट्रेल ब्लेज की थी बाजी पिक्चर में। तो एक तरह से आमिर खान को इंडिया के डेंजेल वॉशिंगटन, लियोनार्डो डिकैप्रियो और डैनियल डे लुइस जैसा माना जाता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स ढूंढते हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं और रोल में अपने आप को पूरी तरह से। देखो यार, इंडिया में टैलेंटेड डायरेक्टर्स की ऐसा नहीं है कि है ही नहीं है, पर प्रॉब्लम ना साला वहीं पर आ जाती है कि उनका ना क्या है कि ठीक है, अच्छा ये डायरेक्टर है, इसने भाई लव अप पे 2-4 मूवी बना दी है, चलो उठाओ इसको ही उठाओ, चलो भाई तू कुछ सिमिलर बना, फिर से बना। इंडिया में प्रॉब्लम वही है कि इसके लिए आपको ना देखोगे कि वो आउटकम देखने को नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कुछ बढ़िया बनाएंगे ये लोग, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है। डुबा देते हैं। लेकिन उनकी फिल्मों को थोड़ा ढंग से टटोलने के पहले 1-2 कैवियाट देना जरूरी है। 2 इंपॉर्टेंट कैवियाट्स हैं इनकी फिल्मों को डिस्कस करने के पहले जो मैं देना चाहता हूं। पहला कि क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। 90s और 2000s में प्रैक्टिकली हर एक फिल्म मेकर और एक्टर ऐसी मूवीज बना रहा था जो किसी न किसी प्रीवियस मूवी से कॉपीड या इंस्पायर्ड थी। चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, ये सबकी मूवीज में ऐसी या तो पूरी मूवीज रही हैं या ऐसे सीन्स रहे हैं जो एग्जिस्टिंग स्टोरीज या मूवीज से इंस्पायर्ड थे। ऐसा सिर्फ आमिर खान ही नहीं कर रहे थे। लेकिन इन एक्टर्स को परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता, वो सिर्फ आमिर खान को कहा जाता है। तो आमिर खान को नेचुरली हमें एक हायर स्टैंडर्ड पर होल्ड करके रखना चाहिए। और अपने करियर में आमिर खान ने जेन्युइनली अच्छी मूवीज भी बनाई हैं। फॉर एग्जांपल सरफरोश को अगर आप देखें तो उसमें सटल प्रोपेगेंडा था, लेकिन वो मूवी अच्छी थी। लगान को देखें, अच्छी मूवी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। 3 इडियट्स को देखें, अच्छी मूवी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। रंग दे बसंती को देखें, अच्छी मूवी थी, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा इस फिल्म में भरा हुआ था। रंग दे बसंती को जरा एक सेकंड डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक डिटूर लेना चाहता हूं। मैंने इस मूवी को इसकी ग्रेट मूवीज में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस मूवी ने एक पूरी मिलेनियल जनरेशन को वन शॉट करके ब्रेन वॉश कर दिया था। बेसिकली ये जो ब्लैक पिलिंग होती है ना, ये मिलेनियल्स को रंग दे बसंती ने सबसे पहले दिखाई थी। इन्होंने किसी चेंज के लिए होप करना अनकूल बना दिया था कि भाई इस देश का तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेंटालिटी मिलेनियल्स के दिमाग में रंग दे बसंती ने डाली कि इंडियन पॉलिटिक्स में मीनिंगफुल चेंज सिर्फ वायलेंट रेवोल्यूशन से आ सकता है, पॉलिटिशियंस के खून बहाने से आ सकता है। बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियंस को ब्रिटिश इन्वेडर्स और कॉलोनाइजर के बराबर कर दिया था, जिनको देश की कोई परवाह नहीं है। अब देखिए, इसमें ये पूरी तरह से गलत नहीं थे क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस एक तरह से ब्रिटिश राज जैसी ही थी। उन्हें लगता देखो, इवन ये सेम बात आई गेस मैंने पहले भी किसी भी ना किसी वीडियो में डिस्कस की थी।
कि बॉलीवुड का ना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, जिस वजह से हमको आज के समय में वो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग मिल जाएंगे, सो कॉल्ड सेक्युलर लोग मिल जाएंगे, जो कि सेक्युलर है भी नहीं, ज्यादातर सूडो सेक्युलर ही भर रखे हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो किसके लिए? वो सिर्फ एक ही रिलीजन के लिए, ठीक है? मतलब आपको सोचो, ये वही लोग हैं जो हमसे पूछने आ जाएंगे कि भाई आपका गॉड ऐसा है वैसा है, ये प्रूफ करो वो प्रूफ करो, और हम पागल की तरह प्रूफ करने में लग जाएंगे कि देखो ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि दे नोज भाई कि अगर वो किसी और कम्युनिटी के पास या किसी और रिलीजन के लोगों के पास जाएंगे, वो जवाब नहीं देंगे, वो पढ़ जाएंगे, ठीक है? मतलब मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड ने ना बहुत खराब तरीके से कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस किया है। अब देखो, थ्री इडियट जैसी मूवीज़ को उठा के देख लो, गजनी जैसी मूवीज़ को उठा के देख लो। मैं यही नहीं कह रहा कि भाई वो बहुत खराब प्रोडक्ट है, नहीं भाई, लोगों ने देखा, एन्जॉय किया उस टाइम पे, क्योंकि मूवीज़ में दम था। पर एट द सेम टाइम हम ये चीज़ भी नहीं भूल सकते कि हर मूवी कोई ना कोई एजेंडा, आइडियोलॉजी कैरी करके चलती है। तो अब देखो, इसमें ना क्या है कि आज के समय की आप मूवीज़ को उठा के देख लो, जैसे धुरंधर हो गई, एटलीस्ट ये नेशन के फ़ेवर में है, प्लस ये कहीं न कहीं थोड़ी बहुत या किन्हीं-किन्हीं मूवीज़ में ज़्यादातर हिंदुत्व आइडियोलॉजी कैरी करके चलती है, जो कि बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि इफ़ आप इंडिया को ध्यान से देखोगे, समझोगे, मेजॉरिटी हिंदू हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो जाता है कि जब भी लाइक हिंदुत्व की बात की जाती है, तो एक काइंड ऑफ कि अरे ये तो भाई थोड़ा-सा पुराना है, ये तो भाई वही पुरानी मानसिकता में जी रहा है। ये ऐसा सब होने लगता है। तो मुझे लगता है कि वो खराब है, हमें हमारे कल्चर से प्यार करना चाहिए। जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो हमको भी कहीं न कहीं पता है और जिनमें बदलाव भी हो रहा है। पर अगर आप उन कुछ कमियाँ, खामियाँ को पॉइंट आउट करके बोल दोगे कि ये तो पूरा कल्चर ही खराब है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है, और वही एट द सेम टाइम आप जो दूसरी आइडियोलॉजीज़ हैं, उन पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है? आई नो थोड़ी-सी लंबी स्पीच हो गई, पर ठीक है, आओ वीडियो में वापस आते हैं। लगता था कि उनका भाई इंडिया पे रूल करना डिवाइन राइट है हमेशा के लिए, और उनके 65 सालों के रूल में 40% इंडियंस के पास टॉयलेट्स नहीं थे, खुले में हागा करते थे, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं थी, पानी नहीं था, बैंक अकाउंट्स तक नहीं थे, कुकिंग गैस तक नहीं थे लोगों के पास। इंडिया के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल ऑक्यूपेशन में थे और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आतंकवादी अटैक्स इतने फ्रीक्वेंटली होते थे जितना फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान IMF से जाके भीख मांगता है। तो ऑब्वियसली लोग होपलेस फील कर रहे थे उस समय में। लेकिन वायलेंट रेवोल्यूशन प्रमोट करना और कंप्लीट ब्लैक पिलिंग प्रमोट करना ये भी गलत है। अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ फिर। इंडिया के लोगों ने खुद डिसाइड किया, इंडिया के लोगों ने मैटर अपने हाथ में लिया, लेकिन बंदूक लेके नहीं, इलेक्टोरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करके उन्होंने गवर्नमेंट बदल दी जब एक अच्छा अल्टरनेटिव आया। और 2007 का इंडिया और आज के इंडिया में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जो उस फिल्म ने मिलेनियल्स को ब्रेन वॉशिंग और ब्लैक पिलिंग सिखाई थी, उसके इफेक्ट्स हम आज भी देख सकते हैं। लेकिन अब आइए जरा आमिर खान का जो मिस्टर परफेक्शन वाला एक पीआर क्रिएट किया गया है, उसको एक्सप्लोर करते हैं उनकी मूवीज को देखकर। 1995 में आमिर खान की एक मूवी आई थी, अकेले हम अकेले तुम। उसका एक सीन टू सीन कंपैरिजन देखिए। क्या कर रहे हो सुनील? चलो चुपचाप खाना खाओ। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनील! Come on, put that down, eat your dinner. And you are in very, very, very big trouble. Don't you dare go anywhere beyond that. Put it down right now. I am not going to say it again. I am not going to say it again. दोनों में बस आइसक्रीम के फ्लेवर का फर्क है। 2000 में आमिर खान की फिल्म आई थी मेला, उसमें ये सीन देखिए और आप मुझे बताइए कि क्या इस सीन में 1994 के डम एंड डम्बर से कोई सिमिलैरिटीज हैं? फिर लाइक आमिर खान नहीं है, आप पूरा बॉलीवुड उठा के देख लोगे तो इवन पॉपुलर मूवीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं सबकी भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कहने को मिल जाएगा, मतलब पॉपुलर मूवीज की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी मूवीज में आपको कहीं ना कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट दिख ही जाएगा। हालांकि हाँ भैया, आप उसको अब देखो, वो आप पे मैटर करता है कि आपके अकॉर्डिंग लाइक इफ हम बात कर ले सिनेमा के सेंस में कॉपी पेस्ट की क्या डेफिनेशन है और इंस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन है, ठीक है? वो आप पे मैटर करता है। पर
हाँ, देखो यार, ऐसा है कि इफ़ आप कुछ ऐसे सीन उठा के डाल रहे हो जो कि इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा हुआ है और आप उसे अच्छे से कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि ठीक है, कुछ गलत नहीं है, इट्स ओके। मतलब हाँ, आप नया ला के भी अब क्या ही नया ले आओगे, कॉपी पेस्ट कर दिया, इट्स ओके। पर आप फिर बाद में उसे ऐसा प्रेज़ेंट करोगे ना कि देखो भाई, ओरिजिनल है भाई, हम लाए थे ओरिजिनल, तो वहाँ पर गलत हो जाता है। तो मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है इस सिनेरियो को लेकर, ठीक है। भाई पूमा और पुम्बा वाला हालत बना रखी है यहाँ पे। तो अब देखिए, भले ही ये मूवी जनरेशनल फ्लॉप रही, देखो, पुम्बा नहीं कहेंगे, ये जो सीन्स है जो मतलब शो किया गया अभी, वो भाई जनरली फनी थे भाई, ठीक है। तो अगर आप उसे एज अ ओरिजिनल शो करोगे, ऐसा प्रिटेंड करोगे ना कि ये हमारा ओरिजिनल है, तो वहां पर मैं अगेंस्ट हूँ। पर अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो और लाइक लोगों को मजा आ रही है, आपके आर्ट में दम है, तो लोग देखेंगे। प्रॉब्लम वहां आ जाएगी जब आप उस कॉपी पेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो लेकिन मुझे लगा था कि जितना भी क्रिंज है इस मूवी में, कम से कम वो ओरिजिनल तो है। I किशन बिंदास नॉन मैट्रिक पास माय शो होइंग सुपर हिट दाल रोटी भूलिंग नाउ यू गोइंग माल जमा करेंग एंड आई कमिंग। भाई ये स्टेरियोटाइप्स की वजह से ही जब ऐसी मूवीज भाई फॉरेन में देखी जाती है ना भाई, तो उनके दिमाग में यही बैठता है कि साले ये तो ऐसे ही बात करते हैं, समझ रहे हो। तो एक ये भी राय के भाई कि खुद बॉलीवुड ने ही इंडियंस की इमेज थोड़ी बहुत फक्ड अप की हुई है ना। माल भरेंग एंड ट्रक शुरू करेंग। यू शकिंग मी ऑलवेज शकिंग सोतेली मां। आगे बढ़ते हैं। मतलब स्टेपनी मदर। आमिर खान की जो 3 इडियट्स फिल्म है, उसमें ये जो आइकॉनिक सीन है, ये भी कॉपीड है। 1991 में आमिर खान की फिल्म आई थी दिल है के मानता नहीं। ये मूवी 1934 की इट हैपेंड वन नाइट की कॉपी मानी जाती है। फिर उसके साथ एक और उनकी मूवी निकल के आई थी जो बहुत पॉपुलर थी 90s में, जो जीता वही सिकंदर। और इस फिल्म को भी हॉलीवुड की ब्रेकिंग अवे फिल्म का पूरा कॉपी माना जाता है। सेम ब्रेकिंग अवे वाली कहानी है। स्नॉबिश स्कूल जहां अमीर बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मोहल्ले का लड़का जो स्कूल में फिट नहीं करता, स्नॉब स्कूल की लड़की पे उसका क्रश आ जाता है, खुद को स्टूडेंट बता के वहां पे घुस जाता है ताकि उसके पास आ सके। लड़की को सच पता चल जाता है और वो उसको छोड़ के चली जाती है। स्कूल में साइकिल रेस होती है जिसमें दूसरी टीम डर्टी ट्रिक्स खेलती है। हीरो अपने 3 दोस्तों के साथ फिर रेस जीतता है और उसको अल्टीमेट विक्ट्री मिलती है। सेम कहानी, बस सेकंड जो लेफ्ट ट्रैक है और जो भाई वाला एंगल है वो मिसिंग है। 1993 की फिल्म आती है हम है राही प्यार के, जो कि 1958 के हाउस बोट फिल्म से काफी इंस्पायर्ड मानी जाती है। 1995 में उनकी फिल्म आती है आतंक ही आतंक, जो कि बेसिकली इंडिया की द गॉडफादर मानी जाती है। और वो फिल्म भी एक जनरेशनल फ्लॉप। देखो यार, गॉडफादर से इस मूवी को कंपेयर करना मुझे लगता है गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने दी गॉडफादर नहीं देखी, तो भाई जाओ जाके देखो, ठीक है। तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो आउटकम है ना, उसमें कितना ज्यादा फर्क है होती है। फिर 1999 में उनकी एक फिल्म आती है मन, जो कि 1957 की कल्ट मूवी एन अफेयर टू रिमेंबर का बिल्कुल कॉपी मानी जाती है। गजनी फिल्म जो है वो तो थैंकफुली आमिर खान ने माना था कि ये देखिए साउथ की जो गजनी मूवी है उसका रीमेक है। लेकिन इस फिल्म में भी मेजॉरिटी ऑफ सीन्स जो है वो क्रिस्टोफर नोलन के मोमेंटो फिल्म से, एज आई सेड, इवन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी मोमेंटो से इंस्पायर होके मूवीज बनी थी, इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट क्रिस्टोफर नोलन को जब गजनी फिल्म के बारे में पता चला तो अलेजेडली वो काफी नाराज भी थे कि ना मुझसे बात हुई, ना मुझको कोई क्रेडिट दिया गया, कुछ भी नहीं। फिर आती है आमिर खान। मतलब बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, मैं आपको बताऊं ना। ये नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट किया, उससे प्रॉब्लम नहीं है, अगर जब तक आप लोगों को मजा आ रही है। पर क्रेडिट तो दो जिनसे उठाया है माल। अगर आप ऐसा बोलोगे ना, हमने बनाया जी हमने, प्रॉब्लम वहां आ जाती है। की फिल्म फना, इस मूवी का सेकंड हाफ भी 1981 की आई ऑफ द नीडल से पूरी तरह से इंस्पायर्ड मानी जाती है। Well, it had Aamir and Kajol, and this film was inspired from the 1981 spy thriller Eye of the Needle, starring Donald Sutherland. Eye of the Needle में एक स्पाई है एक आइलैंड पर, जहां सिर्फ एक केयरटेकर और एक फैमिली है बस। कपल है अपने बेटे के साथ और हस्बैंड डिसेबल्ड है। वाइफ एंड द स्पाई स्टार्ट हैविंग एन अफेयर और शी कैचेस अप टू हिम कि क्या क्या चल रहा है, and then she tries to stop him.
same to same as the second half of Fana. लेकिन ये पूरा कॉपी है, इसको कहना भी गलत होगा, बिकॉज आमिर खान ने जो आतंकवादी को विक्टिम दिखाने वाला एंगल रखा है वो बिल्कुल आमिर खान के लिए ओरिजिनल है। अब आपको पता नहीं ये तो खानवुड का बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न है। देखो, जैसा कि मैंने पता है पहले भी कहा था कि इनकी कुछ मूवीज़ है जो लाइक देखने में अच्छी लगती है, बट एट द सेम टाइम वो जो एजेंडा, वो जो आइडियोलॉजी कैरी करके चलती है भाई, कि हाँ भाई, कि जो ये जो समझ रहे हो आतंकवादी है, इनको बार-बार जस्टिफाई करना, लाइक मुस्लिम कम्युनिटी को हर बार एज़ अ विक्टिम शो करना, जो कि क्यों? क्यों करते हो भाई, मतलब क्यों करते हो? और हर बार भाई जो आप ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉमन देखोगे कि भाई इनकी मूवीज़ में अगर कुछ क्राइम कंडक्ट हुआ है, तो भाई किसने किया होगा? कोई ना कोई भाई बाबा-वाबा होगा भाई, यही रीज़न होगा। और क्यों किया होगा भाई? क्योंकि उसको हिंदुइज़्म फैलाना होगा, या तो फिर अंधविश्वास का एंगल ये शो कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। पर प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई हिंदुइज़्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि फिर आप इस्लामिक आतंकवाद की बात नहीं करना चाहते हैं, फिर आप ईसाई कन्वर्जन पे बात नहीं करना चाहते कि हालांकि कन्वर्जन तो कोई नया नहीं है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी ये सब का इन्फ्लुएंस रहा है, और यही एक रीज़न है कि आप भी कहीं ना कहीं देखा जाओ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दूं, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। याद होगा कि नहीं कि उनकी एक मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान निकल के आई। अब वो मूवी क्या थी ये तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आमिर खान भी नहीं जानते कि मूवी थी क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि इस मूवी में भी जो आमिर खान के कैरेक्टर हैं, जो एक वाइब है, एस्थेटिक्स हैं, वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से काफी इंस्पायर्ड थे। बट अगेन ये फिल्म इतनी कंफ्यूजिंग है कि इसको हम इंस्पिरेशन में नहीं बोल सकते। एक ये चीज़ भी है कि देखो, जब आप उन मूवीज़ को उठा के देख लो, जैसे पायरेट ऑफ कैरिबियंस को उठा के देख लो, मतलब ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हर एक मूवी अपनी आइडियोलॉजी, अपना एजेंडा कैरी करके चलती है। पर उन मूवीज़ का क्या है कि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, पर वो किसी दूसरी आइडियोलॉजी को नीचे गिरा के नहीं। और आप इनकी मूवी देखोगे तो ये ज़्यादातर क्या करेंगे, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ऐसा नीचे दिखाएँगे कि भाई देख लो, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ना यही लोग हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि अगर आपको जब अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करनी पड़ती है, आई मीन ये साबित करना होता है कि देखो भाई हमारी आइडियोलॉजी सुप्रीम है, तो ऐसा क्यों होता है कि आपको दूसरी आइडियोलॉजीज़ को नीचा दिखाना पड़ जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। तो ये क्या फिल्म है किसी को नहीं पता। तो ये तो हुई आमिर खान का अपना करियर। इसके बाद देखिए इनके प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि चलिए भाई आमिर खान जो थे वो दूसरों की फिल्मों में काम कर रहे थे, दूसरों के प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम कर रहे थे, दूसरे डायरेक्टर्स के कहने पे काम कर रहे थे, तो उनके पास उतनी शायद क्रिएटिव इनपुट नहीं थी, तो बहुत सारी इंस्पायर्ड फिल्मों में इन्होंने काम किया। अब इन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। अब इस प्रोडक्शन हाउस में तो इनके पास पूरी तरह से टॉप टू बॉटम क्रिएटिव कंट्रोल है, तो इनके पास पूरी आजादी है कि अपनी खुद की इनोवेशन करके, अपनी खुद की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके ये नई बिल्कुल ओरिजिनल फिल्में बना सके। उसमें आती है उनकी फिल्में जैसे कि लाल सिंह चड्ढा, जो कि ऑफिशियली फॉरेस्ट गंप नाम की फिल्म का रीमेक है। ये मूवी आगे भी चली गई, पता नहीं चला किसी को। अगेन नॉट एन ओरिजिनल आइडिया। अगेन जो ओरिजिनलिटी आमिर खान से हमको अक्सर देखने को मिलती है वो होती है आतंकवाद को व्हाइट वॉश करना। पाकिस्तानी आतंकवादी की सॉफ्ट साइड दिखाने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मुझे बचाने की। दुश्मन देश सोच कर रहा था, दोस्त मिल गया, तुमने मुझे तो बचा लिया, पर वहां अब भी मलेरिया फैला हुआ है। मुझ जैसे कितनों को बहकाया जा रहा है, दुश्मनी सिखाई जा रही है। लो ले, मैं वापस जाके एक स्कूल खोलना चाहता हूं। वहां बच्चों को तुम्हारे ऐसे दोस्तों के बारे में सिखाना चाहता हूं। फिर इस फिल्म में अगली मूवी आती है लापता। यही बात आ जाती है कि भाई 99% लोगों की वजह से, सॉरी 99.9% लोगों की वजह से 0.01% लोग बदनाम हो जाते हैं। समझ में आ गया ना सारा।
आगे बढ़ते हैं। लेडीज, जिसको बहुत क्रिटिकल और पब्लिक अक्लेम भी मिला था। अनुपमा चोपड़ा जैसे जो क्रिटिक्स हैं, जो धुरंधर को घटिया मूवी और प्रोपेगेंडा बोलते हैं, वो लापता लेडीज की बहुत तारीफ कर रहे थे। There's such sweetness in his longing for his Lapata wife. And that scene in which he tells Pool how he feels is just superb. Lapata ladies made me smile. It also made me tear up for the strength and the struggles of women everywhere. एंड देन ऐसे क्रिटिक्स की वजह से इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया था, लेकिन ये ऑस्कर्स के फाइनल नॉमिनेशन के आसपास भी नहीं है। और बाद में पता चलता है कि ये फिल्म जो है, ये भी एक दूसरी फिल्म से काफी इंस्पायर्ड है। इस फिल्म का नाम है, देखो मूवी मैंने देखी हुई है, लाइक मैं उसको एज अ गुड कंसिडर नहीं करूँगा। अच्छी मूवी थी, देखने लायक है। और जो बात की गई उस पे कि लाइक जैसे कुछ जैसे विलेज एरियाज हैं वहाँ पर, मतलब हाँ भाई ये सब कुछ प्रथा चलती हुई आ रही है, जो कि हाँ आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है। पर फिर वही बात याद आ जाती है भाई, आपकी मूवी मेरे को दिखती नहीं भाई कि बुरखे पे भाई, मतलब भाई ऐसे कहीं ना, इवन मैं तो इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप वर्ल्ड वाइड देख लोगे कहीं ना कहीं ऐसे केस निकल के आ जाएंगे भाई कि उसकी बीवी ने बुरखा नहीं पहना इसलिए उसने भाई उसको निपटा दिया। तो इन केसेस पे भी तो लाओ ना, ऐसा क्यों होता है कि भाई सिर्फ एक ही साइड का आपको दिखता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो कि मेरा मानना है कि ये भी गलत ही है, मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये जो कुछ प्रथाएं जो चलती हुई आती हैं गांव देहात में, आज भी चलती हुई आती हैं। आगे बढ़ते हैं। बुरका सिटी। हाँ ये तो आयरोनी की बात हो गई, समझ रहे हो कितनी ज्यादा आयरोनी की बात हो गई ये तो। ما نقدر قاعد نشوف فيك نوع نشوف فيك الله يخليك تعتقد الصباح تعقد على زوجتي والزواج هي اخرى لا ماشي جاي हालांकि लापता लेडीज में भी एक सीन था कि हाँ वो कोई तो था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो शॉप पे जाता है, वो बोलता है कि आपने ऐसे मेरी वाइफ को देखा है, लाइक घूंघट था तो वो कहता है कि मतलब अगर घूंघट में रखोगे तो कैसे दिखेगी, और पीछे से बुरखे में उसकी बीवी आती है। तो हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फक उन सब चीज़ों पे भी लाओ यार, क्यों सिर्फ वो मूवी का 0.5 समथिंग % बन के रह जाता है। बुरका सिटी के जो डायरेक्टर हैं फब्रीस ब्राक, वो काफी शॉक्ड भी हुए थे लापता लेडीज देख के, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि वो शॉक्ड है कि उनकी फिल्म में और लापता लेडीज में कितने सिमिलैरिटीज हैं। वेल्ड ब्राइड का मिस्टेकन एक्सचेंज सेम है, हस्बैंड फोटो लेकर ढूंढ रहा है ये सेम है, पुलिस स्टेशन के जो बीट्स हैं वो बहुत सिमिलर है, कॉन्ट्रास्टिंग हस्बैंड्स की जो इमेजेस है वो काफी सेम है, एक औरत एक अब्यूसिव मैरिज को छोड़ रही है वो भी बहुत सिमिलर है। तो सिर्फ ब्रॉड प्रीमिस की ही सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन मूवी में जो कई बीट्स भी हैं, सीन कंस्ट्रक्शन जो है, कैरेक्टर्स जो है, उनमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन ऑफिशियल पोजीशन लापता लेडीज के मेकर्स की ये है कि भाई हमने इस फिल्म को प्री 2019 में स्क्रिप्ट रजिस्टर कर तो यार ये देख रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही आ जाती है कि जब साला आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। ली थी। हमारा कोई इंस्पिरेशन नहीं है इस फिल्म से। अब आपने इन दोनों मूवीज की स्टोरी देखी है, सीन बाय सीन कंपैरिजन भी देखे हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए। फिर इनकी एक और मूवी आती है सितारे जमीन पे, जो कि अगेन एक ऑफिशियल रीमेक है। ये जो मूवी आने वाली थी उस टाइम पे कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो बायकॉट, तो मूवी ऐसी हो रही थी। और देखो एक क्लियर बात है, अगर मूवी में दम होगा ना तो भाई बायकॉट करो, कितना भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। लाइक प्योर एग्जांपल है धुरंधर भाई, ठीक है, एक विंग प्रॉपर खड़ी हो गई थी भाई इसको बायकॉट करने के लिए, बट स्टिल भाई देख रहे हो कितनी पॉपुलर हुई, कितना पैसा छापा उसने, क्योंकि भाई मूवी में दम था। कैंपियोनेस नाम की एक स्पेनिश मूवी की अपने सीनियर पर हल्ला बोल, अलग इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहिए, प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा। लेकिन अगेन अगर आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो शॉट बाय शॉट बिल्कुल सेम है। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। और फिर आती है उनके बेटे को रीलॉन्च करने की कोशिश एक दिन फिल्म से, जो कि अगेन एक थाई मूवी वन डे से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है। वो क्या? किस्मत की घंटी है सर, फॉर्चून बेल। दुनिया भर से हारे हुए आशिक इसे बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद उनका प्यार उन्हें मिल जाए।
मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये कौन-सी मूवी में लॉन्च किया। इनफैक्ट सिर्फ स्टोरी इंस्पायर्ड नहीं है, लोकेशन भी इंस्पायर्ड है। जिस लोकेशन पे उस फिल्म को शूट किया गया था, उसी लोकेशन पे लगता है कि एक दिन फिल्म को भी शूट किया गया। लोकेशन ढूंढने में भी इन्होंने ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई, मतलब नाम में भी ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई है। वन डे उस फिल्म का नाम था, खाली ट्रांसलेट करके एक दिन कर दिया। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि कब आमिर खान प्रोडक्शंस क्विंटन टैरेंटिनो के इंग्लोरियस बास्टर्ड्स को रीमेक करेंगे, जिसका नाम वो रखेंगे जलील हरामजादे। अब इस फिल्म के लिए भी कोई रिलायबल ट्रेड रिपोर्ट या प्रोड्यूसर स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली कहते हुए कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने ऑफिशियल रीमेक राइट्स इस वन डे फिल्म के अक्वायर किए हैं। एक रिपोर्ट ने तो ये भी कहा कि वो श्योर नहीं है कि ये रीमेक है या नहीं है। तो नोबडी नोस के एक दिन बनाने के लिए इस वन डे फिल्म के ऑफिशियल राइट्स अक्वायर किए गए थे या नहीं। एटलीस्ट अभी तक इस पे कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। और मामला सिर्फ फिल्मों मूवी कहाँ ही रिलीज हुई है, मूवी नहीं हुई ना लगभग तो रिलीज पे खत्म नहीं होता। इनकी फिल्मों में गाने भी, तिनक तिन ताना जो गाना है मन फिल्म का, वो इंडोनेशियन ट्रैक सेदांग सेदांग साजा से गाने तो बहुत से देखो हुए हैं भाई। इवन ऐसा है कि गानों का तो देखो ये कुछ यहाँ से वहाँ से यार ये तो हुए हैं। कॉपी माना जाता है। चाहा है तुमको तमिल गाने एधो उरु पाटू से इंस्पायर्ड माना जाता है। पर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि क्रेडिट देने को रेडी नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है हाँ यही सीन था, पता नहीं इनमें नहीं पता, लेकिन हाँ अभी तक तो इनके जो जितने भी ज्यादातर वर्क है ना जो इन्होंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो ये क्रेडिट देना नहीं चाहते, मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भाई हमने कॉपी पेस्ट किया है। और मेरा मानना है कि देखो इफ आपने कॉपी पेस्ट किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखूंगा अगर वर्क अच्छा है तो। पर आप ये सब हरकतें करोगे कि भाई चुराने के बाद बोलोगे कि देखो भाई ये तो भाई मेरे ही है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। फिल्म अकेले हम अकेले तुम में भी ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। दिल मेरा चुराया क्यों को जॉर्ज माइकल के केयरलेस विस्पर से इंस्पायर्ड माना जाता है। ऐसा जख्म दिया है डीप पर्पल के चाइल्ड इन टाइम से इंस्पायर्ड माना जाता है। मुझे नींद ना आए को यूके बेस्ड बैंड अलाप के ट्रैक चुन्नी उड़ उड़ जाए से इंस्पायर्ड माना जाता है। नींद चुराई मेरी का रिजेम्बलेंस सेंडिंग ऑल माई लव से जोड़ा जाता है। जाने मुझे क्या हुआ के बारे में काफी लोग कहते हैं कि उसमें लुडविग वैन बीथोवन के क्लासिक पीस फ्यूर एलिस का इन्फ्लुएंस सुनाई पड़ता है। अगेन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में इन जनरल, जिन्होंने प्री एग्जिस्टिंग मूवीज से इंस्पायर्ड मूवीज बनाई हैं। लेकिन आमिर खान का पीआर एज अ मिस्टर परफेक्शनिस्ट किया गया है कि वो अपने जनरेशन के सबसे परफेक्शन, सबसे क्रिएटिव, सबसे इनोवेटिव एक्टर हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी इतनी सारी मूवीज जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज से इंस्पायर्ड क्यों हैं। डेंजल वॉशिंगटन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, डैनियल डे लुइस, इन पे पुरानी मूवीज को सिर्फ रिगर्जिटेट करने के इतने एक्यूजेशंस नहीं लगते जितने आमिर खान पे लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपने खुद का स्टूडियो सेटअप किया था ताकि वो मूवीज बनाए जो वो बनाना चाहते हैं, तो उनकी ज्यादातर मूवीज या तो ऑफिशियल रीमेक्स हैं या दूसरी प्री एग्जिस्टिंग मूवीज की कंप्लीट कॉपीज हैं। तो ये कैसा परफेक्शनिज्म है यार। तो और आमिर खान का ये जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला पीआर तब तक हाँ यार वो तो है। देखो यार अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो यार लोग भी कितना ही देखेंगे। तो यार कुछ ओरिजिनल भी लाओ तो भाई हाँ हम भी कह सके कुछ तो नया देखने को मिलेगा। काम कर रहा था जब तक आदित्य धार और एस राजामौली जैसे गॉड टियर टैलेंट्स इंडस्ट्री में नहीं आए। अब ये लोग आ गए हैं और इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि इंडियन सिनेमा ऑलमोस्ट हमेशा के लिए बदल गया है। अब आमिर खान भाई जो धुरंधर जैसी मूवीज देखने को मिल जाती है हमको, उरी जैसी मूवीज देखने को मिल जाती है, ट्रिपल आर जैसी मूवीज देखने को मिल जाती हैं। ये वो मूवीज है भाई जिन्होंने ना स्टेटस चेंज कर दिया है कि देखो अगर आपको ऐसी मूवीज बनानी है तो लाइक ऐसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भाई स्पाई वर्स इंडिया के ना गलत हो जाएगा, पर हाँ वायर का जो स्पाई वर्स चलता है। अब जो मूवीज आने वाली हैं, ठीक है, आई गेस मुझे कौन सी मूवी थी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ आलिया भट्ट की आने वाली थी। तो अब भाई लोग देखेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो लेवल की नहीं है। अब वही बात हो जाती है कि देखो धुरंधर से थोड़ी बहुत भी कमाई तो भाई हम देखेंगे ही नहीं। एक वो चीज है इनका ये परफेक्शनिस्ट पीआर सिर्फ पीआर पे काम नहीं चलेगा। प्री एग्जिस्टिंग मूवीज को अडेप्ट करके उसको हाई आर्ट कहना अब नहीं चलेगा। हाँ लेट 90s और 2000s में उन्होंने अच्छी मूवीज बनाई थी जो आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में दंगल को छोड़कर ऐसी कितनी मूवीज हैं जो जेन्युइनली इनके लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल जस्टिफाई करे। और दूसरी मूवीज और एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो हो सकता है शायद जो मतलब ओल्ड बॉलीवुड जो नहीं करते फिरते भाई कि ओल्ड बॉलीवुड इज गोल्ड भाई जो करते फिरते हैं, शायद उनको थोड़ी सी बुरी लग जाए। पर फैक्ट ये है कि जो
इफ़ आप ओल्ड बॉलीवुड की भी बात कर लोगे ना, तो वहाँ पर जो मूवीज़ हैं, हाँ भाई, कॉपी पेस्ट तो ज़्यादातर वहीं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो इसीलिए लाइक हिट रहीं क्योंकि जो ऑडियंस थी उनके पास चॉइस कम थी। उस टाइम पर ओटीटी नहीं था। इंडिया में मैं बोलूँगा 90% से ज़्यादा ऑडियंस को ये बात पता भी नहीं होगी कि भाई इंडिया से बाहर भी अच्छी मूवीज़ बनती हैं। तो सबसे बड़ी बात वही कि उनके पास चॉइस नहीं थी। और अभी आप उठा के देख लो, अभी भी तो ये लोग लगे पड़े हैं ना मूवीज़ बनाने में। अभी क्यों नहीं इनकी जल्दी इतनी हिट होती? क्यों मुश्किल से इक्का-दुक्का मतलब ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर जाती है? इसीलिए क्योंकि अब ऑडियंस के पास बहुत सारी चॉइस है। अब ऑडियंस को पता है भाई कि भाई ये सब तो कुछ नहीं बना रहे भाई। तो एक ये है कि क्योंकि जब आप ओल्ड बॉलीवुड को आप ग्लोबली कंपेयर करते हो, तो पता चल जाता है कि उनका लेवल क्या है। को रीमेक करने की प्रॉब्लम तो है ही। दूसरी प्रॉब्लम है इनकी मूवीज में जो प्रोपेगेंडा है कि रंग दे बसंती में कैसा प्रोपेगेंडा था, ये हमने बात की ही थी कि कैसे उसमें यही सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप ऐसा मतलब एक कम्युनिटी को आप हर बार एज़ अ विक्टिम शो करते हो और एक कम्युनिटी को आप हर बार ऐसा शो करते हो कि भाई यही है भाई इस सारे प्रॉब्लम्स की जड़। एक घटिया कैरेक्टर था हिंदुत्व वाला, और वो तभी रिडीम हुआ जब उसने अपना हिंदुत्व आइडियोलॉजी छोड़ दी। सरफरोश में जबरदस्ती गंगा जमुना तहजीब घुसाने की कोशिश की गई और दिखाया गया कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीके में तो हमने देखा ही है कि जो 85% टू 90% सैटायर है वो सिर्फ हिंदू प्रैक्टिसेस पे है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को उस तरह से टच भी नहीं किया है जिस तरह से ओपनली हिंदू प्रैक्टिसेस को, हिंदू देवी देवताओं को मॉक किया गया है, अटैक किया गया है। क्या इसमें ये दिखा सकते हैं कि ट्रू। अब आप खुद सोचो पीके जैसी मूवीज़ इस टाइम पर रिलीज़ होती तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। पर वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, जो कि मेरा मानना है बहुत बढ़िया है कि हाँ भाई वो टाइम चला गया। क्योंकि लोगों को उस टाइम पता है कैसा लगता था कि ठीक है ना भाई हम हमारा धर्म ही ऐसा है भाई, हमारा रिलीजन ही ऐसा है भाई, तो कोई नहीं भाई इसने बोल दिया तो क्या दिक्कत है। हिंदूज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो हर बार टॉलरेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, मतलब कोई नहीं, सब इक्वल है भाई। पर बात ये है कि जो सामने वाला है वो आपको इक्वल नहीं समझ रहा है ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है। पैगंबर साहब भाग रहे हैं जिस तरह से भगवान शिव भाग रहे थे? बट अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भाई नहीं, वही तो बात है ना कि ये लोग ये सब हरकतें नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है भाई मतलब गर्दन पे इनके बात आ जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस होल सिनेरियो को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस जरूर कर सकते हो। बाकी मिलता आपसे किसी से करना है वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।